इल्लल्लाह। जी सरदार रियाज महमूद खान मज़ारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने टाइम दिया और हर साल एक ही बजट के दिनों में एक ही दफ़ा हमें मौका मिलता है बोलने का, आगे पीछे तो हमें नहीं मिलता, वो अगली सीटों वालों को मिलता है। तो आप फिर भी एनीवे थैंक यू। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जी। जब हमने ये इलेक्शन शुरू किया था, इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी, तो हमारा स्लोगन था सूबा महाज का नया सूबा सदन पंजाब का। जी जी मेरा ख्याल था कि शायद इस बजट में कुछ पैसा रखा जाएगा। मेरे तो ख्याल में शायद पैसा नहीं रखा गया। अगर रखा गया तो मेहरबानी, नहीं तो मेहरबानी करके कोई बजट में पैसा रखा जाए ताकि सूबा सदन पंजाब वो हमारा सूबा बन जाए। हम ये रिक्वेस्ट पीपल्स पार्टी को भी करेंगे और नवाज लीग को भी करेंगे ताकि इस मसले में हमारा पीटीआई के इमदाद करें और हम अपना सूबा बना सकें। जब मैं इलेक्शन कैंपेन में जा रहा था, जब जाते थे तकरीरें करते थे राजनपुर में, कोटमिटन में, अपने हलके में, बड़े नौजवान यंग आदमी देखता था। उनकी आंखों में बड़ी खुशी होती थी, नारे लग रहे होते थे पीटीआई के, और वो यही समझ रहे होते थे कि भी हमारी ये बेरोज़गारी ख़त्म होगी, हमें जॉब्स मिलेंगी, करप्शन ख़त्म होगा, सब इंसाफ होगा और हर चीज़ पाकिस्तान चेंज हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अफसोस कि अब मैं जो देखता हूँ वो हमारे से कुछ मायूस हो चुके हैं। ना जॉब्स मिल रही हैं, ना हमारी तरफ कोई तरक्की हो रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको हम पहले प्रमोट करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, उनको एट पार लाएंगे। जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं जैसे अपर पंजाब है, पिंडी है, या इस किस्म के इलाकों के साथ हम उनको क्या करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। हम अभी तक जिस डिवीज़न से मेरा ताल्लुक है वो है डेरा गाजी खान डिवीज़न। सबसे बैकवर्ड डिवीज़न है आपका पाकिस्तान का, या पंजाब का समझ ले, बैकवर्ड है। आप ऐसे समझे कि ये बलोचिस्तान के इलाके की तरह ये भी बहुत बैकवर्ड है। मेरा डिस्ट्रिक्ट है राजनपुर जी, दैट इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं जी ये आपके पंजाब के। 36 में से एक ये डिस्ट्रिक्ट है जहां आज तक सुई गैस नहीं आई, और हम हैरान हैं उसी तहसील और उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको कराची तक सुई गैस चला गया है, कश्मीर तक चला गया है, केपीके तक चला गया है, हर जगह चला गया है, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला। ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राजनपुर में, हमारा कोटमिटन एक बहुत अच्छा शहर है, ख्वाजा गुलाम फरीद की वजह से उसकी बहुत अहमियत है, उधर भी हमें सुई गैस दिया जाए। और असद उमर साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कोई 2-4 महीने पहले, जब पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने वादा किया तो हम इसको ज़रूर इस बजट में देंगे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। मैं यूएई गवर्नमेंट को उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर यूएई गवर्नमेंट हमारी तहसील में तरक्याती काम न करती तो हमारे तहसील में ना पिछले अदवार में किसी गवर्नमेंट ने कुछ दिया है। हमें हॉस्पिटल, हमारे 3 हॉस्पिटल्स दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, और उन्होंने हमें एक ब्रिज, खलीफा ब्रिज एक बना के दिया है जिसके ऊपर अरबों रुपए लगे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं। 5 साल से वो ब्रिज बना हुआ है, लेकिन आज तक ना पिछली हुकूमत को तौफीक हुई है, ना इस हुकूमत को तौफीक हुई है कि उसमें पैसे डालें। खुसरो बख्तियार साहब ने एज ए मिनिस्टर ऑफ पीएनडी उन्होंने कुछ ना कुछ उसके लिए ग्रांट मंजूर की थी, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में इस साल में कुछ नहीं आया। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो उसमें कुछ ना कुछ बजट में उसका
डालना जाए, ऑन गोइंग स्कीम किया जाए। दूसरा, हमारा सबसे बैकवर्ड एरिया है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। हम ये चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी दी जाए, कोट मिठन में या राजनपुर में कहीं तो यूनिवर्सिटी दी जाए, ताकि हम बाकी सूबों के बाकी इलाकों से हम बहुत पीछे हैं और हमें इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। वापडा का हमारा एक बड़ा इशू है। हमारे देहात में और हमारे हर जगह पे लोड शेडिंग के ऊपर लोड शेडिंग हो रही है, जिससे अब एक नई वहाँ में अब ये महीने का आखिर है तो हम कहते हैं ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, जो मंजूर शुदा लोड शेडिंग है वो नहीं हो रही। वो कहते हैं जी ये लाइन लॉसेस हम पूरे कर रहे हैं। भाई लाइन लॉसेस क्या हैं? लाइन लॉसेस ये हैं कि जो लाइन मैन है या एसडीओ है या उस किस्म के आदमी है, उन्होंने लोगों को नाजायज कनेक्शन दिया होता है और महीने के आखिर में वो बिजली बंद कर देते हैं किसी ना किसी बहाने से। कभी अगर उनको ऊपर से प्रेशर दिया जाए तो फिर वो एक डी निकाल देते हैं या एक लाइन डिम कर देते हैं ताकि लोग परेशान रहें। और हम जिससे भी हम बात करते हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और दूसरा, वहाँ बड़ा गलत बिलिंग हो रहा है। क्लर्क हजरात जो बिल बना रहे हैं वो नाजायज लोगों के ऊपर बिल डालते हैं, वो डिडक्शन या कहते हैं जी मीटर खराब है, डिडक्शन है, ये है वो है। तो इसके ऊपर भी मेहरबानी करके तवज्जो दी जाए और हम मिनिस्टर ऑफ पावर को कहेंगे इस पे खुसूसी तवज्जो दी जाए। एजुकेशन का हमारा बड़ा मसला है। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है शफकत महमूद साहब, he has remained as a DC डेरा गाजी खान। जब हमारा राजनपुर डिस्ट्रिक्ट was पार्ट ऑफ डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, अब तो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट है, उनको पता है कि हमारा कितना बैकवर्ड एरिया और हमारे एजुकेशन का कितना बुरा हाल है। आप ये अंदाजा करें कि हमारा जो तहसील है, तहसील हेडक्वार्टर है, उधर गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है। कई यूनियन काउंसिल ऐसे हैं जहां गर्ल्स के प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन को कि ये जितना भी ये स्कॉलरशिप है जो देते हैं ये हर पाकिस्तान में हर जगह, हमारे तहसील या हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम दिया जाए जो हमारे तहसील के लिए होने चाहिए। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये जो CSS एग्जाम्स होते हैं, हमारे तहसील या हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई भी CSS एग्जाम्स में नहीं पहुंच सकता। हमारे लिए हमारा सदर्न पंजाब या हमारे डिस्ट्रिक्ट या हमारे तहसील के लिए एक स्पेशल कोटा होना चाहिए जो CSS एग्जाम का हम लाहौर या पिंडी हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा मेरिट कम होता है क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास ऐसे स्कूल नहीं है, ऐसा तालीम का कॉलेजेस नहीं है। तो हमारा अपना एक कोटा होना चाहिए फॉर CSS एग्जाम्स के लिए। अगले दिन रियाज पीरजादा साहब ने एक तकरीर की थी, कुछ उनको मसाइल थे, हमें भी कुछ इस किस्म के मसाइल हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि चोलिस्तान में आर्मी को कुछ ज़मीनें अलाट हो गई हैं या हो रही हैं या कुछ हो रही हैं। हमारी तरफ भी हमारा चक सफदराबाद, चक बाड़ा, वहाँ तकरीबन 35 से 40 हज़ार एकड़ उनको अलाट किया जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो उसमें उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि भाई जिस ज़मीन में गैर आबाद हो, उधर किसी कोई काश्त ना करता हो और बंजर हो तो वो दिया जाए। लेकिन वहाँ मिली भगत करके पटवारियों से, एसीओं से, प्रीवियस पटवारी और एसी से उन्होंने लिखवा के उसको गैर आबाद शो करके वो अलाट करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग हाई कोर्ट में गए हैं, मेहरबानी करके उनको रोका जाए ताकि अगर उनको अलाट हो गया तो वो 10 या 12 हज़ार लोग वो कहाँ जाएंगे। मेहरबानी करके
उनको जो वहाँ के लोकल बंदे हैं उन्हीं को अलॉट होना चाहिए और उनके पास और जाने को कोई जगह नहीं है। एक मसला हमारा सबसे ज्यादा है, वो है जी लॉ एंड ऑर्डर का। मैं पिछली दफा भी यही कहा कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा तहसील है वो बिल्कुल उधर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन डकैती हो रही है, लोगों को जलील किया जा रहा है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से 2 मुलाकातें हुए, उधर भी मैंने कहा कि जी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का हमारा मसला हल किया जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वजह क्या है कि अभी तक वो लॉ एंड ऑर्डर हमारा क्यों ठीक नहीं हो रहा। 20-25 आदमी हैं और जिन्होंने वहाँ आग मचाई हुई है। अभी ये गंदम का सीजन हुआ है, उन्होंने हर गरीब आदमी से किसी से 10 मन, किसी से 20 मन, किसी से 50 मन वो लेते रह गए हैं। यहाँ तक कि अभी कोई 15-20 दिन पहले उन्होंने 3 पुलिस वालों को भी अगवा कर लिया था और उन्होंने पुलिस वालों भी उन्होंने अपने बंदों को वापस लेने के लिए उन्होंने 2-4 उनके बंदे छोड़े और वापस उन्होंने लिए। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारा ये हमें इतना क्यों लॉ एंड ऑर्डर हमारा ठीक क्यों नहीं हो रहा। बुजदार साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा, उन्होंने आरपीओ साहब को कहा, डीपीओ साहब को कहा, वो शरीफ आदमी हैं, या तो उनकी बात नहीं मानी जा रही। लेकिन वहाँ पता नहीं ये है, वहाँ ये अब अंदाजा करें, वहाँ तकरीबन 300 पुलिस वाले हमारे कच्चे में बैठे हैं। वो रूटीन के तरीके से वहाँ जाते हैं हर 15 दिन के लिए और वो टाइम गिनते हैं कि भी उनका टाइम खत्म हो और वो फिर 300 बंदा आता है। उनसे पूछो भी 300 आदमी आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपने आज तक किसी को पकड़ा है, किसी को गिरफ्तार किया है? कुछ भी नहीं। और कोई ऑपरेशन होता है तो वो कहते हैं कि जी ये ऑपरेशन इसलिए होता है कि ये लाखों रुपया या करोड़ों रुपया आपको वो पुलिस वाले लेते हैं और आगे कार्रवाई कुछ नहीं करते। लेकिन पुलिस वालों से पूछा जाए तो वो हमें कहते हैं कि उनका भी, पुलिस वालों को भी एक बड़ा जेन्युइन रीज़न है। वो कहते हैं जी अगर हम कुछ काम भी करें हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमें मीडिया जलील करता है और पुलिस वाले खौफ से वो कहते हैं हम अगर कोई जिन बदमाशों से या डकैतों से हम लड़ते हैं वो तो इंसान नहीं है, वो दरिंदे हैं। तो ये हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको इज्जत दें या उनको आराम से वो ठीक नहीं होंगे। हाँ तो वो जब तक इसके लिए कोई फुल ऑपरेशन नहीं होता ये हमारा मसला हल नहीं होगा। ये हमारा सबसे अहम मसला है। यहाँ तक कि इलेक्शन के दौरान हमारा अपना एक साथी दोस्त, उसके कुछ 60 भैंसे ले गए हैं, अभी तक वो बेचारा जलील होता फिर रहा है और उसने हमें छोड़ दिया है, हमारी पार्टी को छोड़ दिया। उसने इसलिए छोड़ दिया कि भी वो हमें कहता है या आप नाअहल हैं या आपकी हुकूमत में दम नहीं है कि आप मसला हल नहीं कर रहे। अब हम उनको क्या कहें कि हम हर जगह पे आपके लिए कह रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा कि वजह क्या है। अगले दिन एक बदमाश डकैत, उसको मारा गया। पहले पुलिस ने ऑपरेशन किया, पहली दफा थोड़ा सा ऑपरेशन किया। वो बदमाश वहां से दरिया से इस साइड से वो दूसरी साइड पे चला गया। उसने आके बत्था मांगा, उन्होंने बत्था नहीं दिया। दूसरे दिन गया, गरीब आदमियों से वो फायर हो गया, वो मार गया बदमाश। तकरीबन 400 आदमी उसकी बिरादरी के, उनके घर लूटे गए, उनके नाम क्या कोई वहां से नकल मकानी कर गया, उनके फसलों पे कब्जा कर लिया गया है। अभी तकरीबन 200 आदमी, 200 बाल बच्चों के साथ वो मेरे डेरे पे बैठे हैं, अगवान महाजरीन बन के बैठे हैं। लेकिन कुछ रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं, कुछ वहीं बैठे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं कि मेहरबानी करके कोई ना कोई पुलिस ऑपरेशन हो, या अगर ये पुलिस ऑपरेशन नहीं हो सकता तो कोई रेंजर्स को भेजें या किसी फौज को भेजें ताकि हमारे लोग वहाँ से अमन कैब हो। हम कश्मीर की बात तो बहुत करते हैं भाई, हमारे इलाके में तो कश्मीर से भी गंदा हुआ है, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है। वहाँ हर रोज हर बंदे को टेलीफोन होते हैं,
आपके टेलीफोन आप देखें, हर कोई कहता है कि टेलीफोन तो आप सिम, आपके सिम के ऊपर हर बंदों को वहाँ फोन करते हैं, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 50 लाख मांग रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही कि जो एजेंसीज बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा। हमने आज तक किसी की सिफारिश नहीं की, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हमारा नाम बदनाम है, जी ये सरदार करवा रहे हैं। भाई किस सरदार ने किसको रोका है, किस बदमाश को हमने प्रोटेक्ट किया है? बदनाम हमें करते हैं, मीडिया वाला भी हमें करते हैं। हम तकरीबन 2-3 साल से हर फोरम पे 5 आईजी बदले गए हैं हमारे, 5 आईजी पंजाब के। हर आईजी के पास मैं गया हूं, मैंने कहा जी हमारा ये मसला हल करो। अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। हमारा सबसे अहम मसला जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर से भी, हम चीफ मिनिस्टर से भी। चीफ मिनिस्टर साहब को 2-3 दफा मैंने पहले भी कहा, अब पता नहीं कि हमारा मसला क्यों हल नहीं हो रहा। अल्लाह करे हमारा मसला जल्द हल हो जाए। दूसरा मैंने ये बात करनी है ये टिड्डी दल का। जी हमारे इलाके में हमारा गेटवे है टिड्डी दल का, वहीं से आता है सारा। हमारे वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। अब हमारे बीएमपी फोर्स है, उसने फौज के साथ उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। वहाँ मिलियंस ऑफ लोकस्ट अटैक हो रहा है और उनके पास इतना सिस्टम या उनके पास इतना सामान नहीं है। मेहरबानी करके ये टिड्डी दल हमारे इलाके में उसने बड़ा नुकसान किया हुआ है। कोशिश किया जाए कि उसके लिए कोई हमारा कोई स्प्रे या कोई जहाज वहाँ भेजे जाए ताकि हमारा कोई मसला हल हो। कोरोना की बात मैं करना चाहता हूँ। जी हमारा तहसील या डिस्ट्रिक्ट ऐसी जगह पे है, या तो हमें जाके टेस्ट करवाना पड़ता है सक्खर में या मुल्तान में। हमारे तहसील में कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। मेहरबानी करके हमारी तहसील में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि पता तो चले कि यहाँ टेस्ट हो, ताकि कोरोना के लिए हमारी तरफ भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। आजकल ये इम्तिहान हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू या पता नहीं जो होता है। हमारी तरफ 3G और 4G ये सिस्टम नहीं है। मेरे पास 2-4 स्टूडेंट वहाँ आए थे, उन्होंने कहा है कि जी ये रिक्वेस्ट करो, अगर जो यहाँ वज़ीर साहबान अगर जिनका अख्तियार हो, मेहरबानी करके, जैसे बलूचिस्तान में बुतानी साहब ने या दूसरे आदमी ने भी बात की थी कि हमारी तरफ भी वो 3G या 4G होना चाहिए ताकि वहाँ के लोग हमारे स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हों, ताकि वो इम्तिहान दे सके। हमारी तरफ एक बड़ा अजीब सिस्टम चल रहा है नौकरियों का। जी नौकरियां ये हैं कि जी ये थर्ड पार्टी के थ्रू ये नौकरियां दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, जो हमारे वहाँ के लोग हैं उनको तो नौकरी मिलती नहीं है। आप चले जाएं किसी महकमे में, फेडरल गवर्नमेंट के या किसी महकमे में चले जाएं, वो क्या करते हैं कि जी थर्ड पार्टी एम्प्लॉय करते हैं। कोई सिक्योरिटी वाले जिन्होंने सिक्योरिटी कंपनियां बनाई हुई हैं उनको वो ठेका दे देते हैं, जिससे वो आगे लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक रखते हैं। मेहरबानी करके हमारी तरफ वो नौकरियां दी जाए और गरीब आदमियों को नौकरी दी जाए। ये हमारा ये OGDC में एक मसला हुआ, मैं हैरान हूँ कि हम आते हैं यहाँ कानून बनाने के लिए। एक गरीब आदमी OGDC का वो फौत हो गया, उसका बेटा, उसका हक था नौकरी के लिए, लेकिन वो जब यहाँ आया उसका नाम उसका सब पेपर्स में नाम ठीक था, लेकिन यहाँ उसका लिखा हुआ था बिलाल। उन्होंने कहा जी आपका बिलाल अहमद लिखा हुआ है, लेकिन उसके वो सर्टिफिकेट से मोहम्मद बिलाल था। अब हमें वो MD से भी मिला, हर किसी से मिला, लेकिन वो मसला उन्होंने कहा जी जाके पहले अपने वो स्कूल सर्टिफिकेट ठीक करवाओ, नादरा से ठीक करवाओ, सब कुछ ठीक करवाओ। भाई इतना लंबा प्रोसेस किया है, आप सीधा एप्लीकेशन लो, DC साहब से बात करवाओ और ख़त्म करवा दो। ये भी एक हमारे लिए बड़ा एक मसला बना रह गया है। आखिर में आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और कोशिश करें, आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जी हमें कोई वक्त दिया करें बैक बेंचर्स को। और एक और लास्ट, मैंने यहाँ तकरीर की थी अबाउट रेलवे के लिए कि जी रेलवे में जो नौकरियाँ बिकी हैं उसका कोई हमें क्या नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने क्या किया है, इंक्वायरी जिन्होंने की है उन्होंने कहा ये कोई इंक्वायरी नहीं, ये जनाब किसी ने पैसे नहीं लिए, बल्कि जो
जिसके साथ हमने भेजा कि भाई जाके इनको दिखाओ कौन सा दफ्तर है, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया वहां से। मैं तो हैरान हूं। हम तो कहते हैं कि जी चोरी हो रही है, नौकरियां बिक रही हैं, उनकी इंक्वायरी नहीं हो रही। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये इंक्वायरी आप फिर करवाएं, आप अपने स्टैंडिंग कमेटी में करवाएं और हल्फ पे ऊपर करवाएं कि भाई ये क्यों, ये किस किस्म की इंक्वायरी हुई है रेलवे में, और जिसको उन्होंने ट्रांसफर किया है और उसको शो कॉज नोटिस दिया है कि भाई आप पॉलिटिकल आप असर रसूख इस्तेमाल करके आपने हमारे पर नाजायज इल्ज़ाम लगाया, हालांकि उसने कोई बात भी नहीं की। मैं तो हैरान हूं कि हम पीटीआई में हम कहते हैं कि जी हम करप्शन खत्म करेंगे। ये किस तरीके से हम करप्शन खत्म कर रहे हैं? नौकरियां बिकी हैं लेकिन उसका इंक्वायरी चोर बैठ के उनकी इंक्वायरियां कर रहे हैं। चोर खुद इंक्वायरी जो करे उसका रिजल्ट क्या होगा? आप कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बिठाएं और उनकी इंक्वायरी करवाएं। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टैंडिंग कमेटी के हवाले करें और वो इनके इंक्वायरी करके कोई नतीजा निकाले। मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब।